तो चलिए आज हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में और कुछ बातें जानेंगे। नेपोलियन का उत्तराधिकारी, जिस महान योद्धा की नियति केवल युद्ध करना ही था और जो इसी बूते पर यूरोप पर छा गया था। यूरोप का वह महानायक स्त्रियों के मामले में दुर्भाग्यशाली था। 26 वर्ष की आयु में नेपोलियन ने जिस स्त्री से विवाह किया वह उससे उम्र में न केवल बड़ी ही थी बल्कि विधवा भी थी, किंतु फिर भी नेपोलियन उसे बेहद चाहता था। इसे नेपोलियन का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इतना होने पर भी वह स्त्री नेपोलियन की वफादार न रह सकी। विवाह के तुरंत बाद नेपोलियन को फ्रांस की रिपब्लिकन आर्मी के जनरल के रूप में यूरोपीय देशों से युद्ध करने जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी जोसेफिन को हर पल अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन उसका मानना था कि स्त्रियों के साथ होने पर युद्ध के फैसले लेने में बाधा पड़ती है। स्त्रियां ध्यान बटाती हैं और योद्धा की मानसिक एकाग्रता भंग होती है। इसी कारण उसे कई वर्षों तक जोसेफिन से दूर रहना पड़ा। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, पर अपनी पत्नी से नेपोलियन का रिश्ता सुखद नहीं रहा। यह सही है कि नेपोलियन उसे बहुत चाहता था, मगर उसकी पत्नी अजीब स्वभाव की थी। उसने नेपोलियन के प्रेम को अपने जीवन में कभी प्राथमिकता नहीं दी। साथ ही उसकी चरित्रहीनता के चर्चे पेरिस में आम हो गए थे। नेपोलियन भी जोसेफिन की इन हरकतों से काफिल नहीं था। उसने डांट से, फटकार से, प्रेम से, मनुहार से जोसेफिन को सही रास्ते पर लाने के बहुत प्रयास किए, मगर कामयाब न हो सका। अंत में हारकर नेपोलियन ने उसे तलाक देने का फैसला किया, जिसके दो प्रमुख कारण थे। एक जोसेफिन की बेवफाई और चरित्रहीनता तथा दूसरा उसकी निसंतान होना। निसंतान होने से यह आश्चर्य बिल्कुल नहीं है कि जोसेफिन बांझ थी। उसके पहले पति से उत्पन्न 2 औलादें थी, लेकिन नेपोलियन से विवाह के 14 वर्ष बाद भी वह नेपोलियन के बच्चे की मां नहीं बन सकी थी। उसके मां न बनने में नेपोलियन को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसमें पिता बनने की गुणसूत्र मौजूद थे, फिर कमी किसमें थी यह कहना तो मुश्किल है। जोसेफिन के बाद नेपोलियन के जीवन में आई दूसरी स्त्री का नाम मैरी लुई था। काउंटेस वाल्वस्का नामक एक लड़की थी, जिसके माता पिता ने गरीबी के कारण उसे एक बूढ़े काउंट से ब्याह दिया था। वह इतनी सुंदर थी कि नेपोलियन उसे देखते ही सम्मोहित सा हो गया था और उसे पाने की लालसा में प्रेम भरा एक पत्र लिखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मुझे केवल तुमसे प्रेम है और तुम्हारे साथ अकेले में समय गुजारना चाहता हूँ। मुझे तुरंत उत्तर दो ताकि मैं जिस आग में झुलसा जा रहा हूँ उसे शांत किया जा सके। नेपोलियन। किंतु नेपोलियन ने हार नहीं मानी। पुनः एक पत्र लिखा। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने तो तुमसे इस प्रतिक्रिया से भिन्न व्यवहार की आशा की थी। तुम्हारी भावनाओं को देखकर मुझे लगा था कि तुम मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हो। क्या तुम्हारी वह भावना मर चुकी है? तुम्हें पाने की मेरी इच्छा प्रबल होती जा रही है। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पूर्ण समर्पित है। शीघ्र ही मेरे पत्र का उत्तर दो। नेपोलियन। मगर उसके इस पत्र का भी उत्तर नहीं आया। तब उसने सोचा, इस मासूम महिला ने मेरी विनय अथवा मेरे पद की तरफ कोई ध्यान न देकर मुझे यह सोचने के लिए विवश कर दिया है। क्या ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें पद प्रतिष्ठा नहीं लुभाती? मुझे एक बार और प्रयास करना चाहिए ताकि इस महिला को मेरी निष्ठा के प्रति व अपने प्रति मेरी उत्सुकता की पूरी जानकारी हो सके। इस तरह का विचार कर नेपोलियन ने पुनः एक पत्र लिखा। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब उच्च पद भी एक भारी बोझ की तरह लगने लगता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। यदि तुम चाहो तो केवल तुम ही हमारे बीच पड़ी दरार को पाट सकती हो। मेरा मित्र ड्यूरॉक तुम्हारे पथ को सुगम बनाने के लिए सभी संभव प्रयास करेगा। अरे आओ, आ भी जाओ, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। यदि तुम्हें मेरे ऊपर जरा भी दया आ रही हो तो तुम्हारा देश मुझे पहले की अपेक्षा और भी प्यारा लगेगा। नेपोलियन ने तीसरा पत्र शायद अत्यंत बुद्धिमत्ता से लिखा था। इसी कारण वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया था, मगर एक सीमा तक।
अपने लिए बनाई गई योजना के अनुसार ही चलने वाले तथा अपनी वीरता से प्रभुता से प्राप्त करने वाले इस व्यक्ति का सदैव विवशता व दुख भरा चेहरा ही देखा गया। वह हमेशा बेचैन सा रहता था। यही हाल उसका अब भी था। काउंटेस के प्रति वह इतना आकर्षित हो चुका था कि उसे यह भी होश नहीं था कि वह कर क्या रहा है। उसने अपने सचिवों को पदच्युत कर दिया, जनरलों से विचार विमर्श करना त्याग दिया, शिष्टमंडलों से मिलने के लिए इनकार कर दिया तथा घुड़सवारी करना भी छोड़ दिया। उसने अपनी तमाम गतिविधियों पर अंकुश लगा लिया। महल, सेना, पेरिस, यूरोप, इन सभी से उसका ध्यान ऐसे हट गया जैसे उसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। कुछ दिन पहले देखी गई एक लड़की के लिए नेपोलियन जैसे महान योद्धा को पंगुसा कर दिया था। उस लड़की द्वारा 2 बार प्रस्ताव ठुकराए जाने पर नेपोलियन ने उसे उसके देश की स्वतंत्रता का प्रलोभन दिया। स्त्री प्रेम को तरसता नेपोलियन अब उस स्त्री के कंधों पर सिर रखकर शांति प्राप्त करना चाहता था। नेपोलियन की इस प्रबल इच्छा से घबराई वह महिला अपनी सहेलियों तथा रिश्तेदारों के बीच बैठी थी। उसकी सहेलियों ने उससे अनुरोध किया, काउंटेस, यदि तुम नेपोलियन की इच्छा पूरी कर दोगी तो हमारा देश पोलैंड उसकी अधीनता से मुक्त हो जाएगा। मगर काउंटेस अपने बूढ़े पति के प्रति पूरी वफादार थी। नेपोलियन तथा अपनी सहेलियों के दबाव में आकर वह अपनी सहेलियों के साथ नेपोलियन के पास आ गई। वह अपनी नीली आंखों को झुकाते हुए बोली, श्रीमान, आप चाहें तो मेरी किसी भी सहेली को पसंद कर सकते हैं। लेकिन नेपोलियन तो काउंटेस वाल्वस्का की सुंदरता का दीवाना था। वह बोला, मुझे तो सिर्फ तुम और तुम पसंद हो। नेपोलियन की असीम प्रेम से भरी वाणी को सुनकर वह रोने लगी और माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चाह कर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। एक स्त्री एक पुरुष को जिस प्रकार संतुष्ट कर सकती है, मैं अपना वह प्रेम आप पर नहीं लुटा सकती, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का अधिकार है। माना कि वे वृद्ध हैं और मैं एक नवयौवना, लेकिन वे मेरे पति हैं। मैं अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। काउंटेस वाल्वस्का के इस उत्तर से नेपोलियन बहुत प्रभावित हुआ। वह उसकी तुलना अपनी पत्नी जोसेफिन से करने लगा। काउंटेस के मुकाबले में जोसेफिन उसके पैरों की धूल भी नहीं थी। 18 वर्षीय काउंटेस इतनी खूबसूरत और कोमल थी मानो परी देश की शहजादी हो, जबकि जोसेफिन नेपोलियन से उम्र में कई वर्ष बड़ी थी। फिर भी नेपोलियन जोसेफिन की तरफ पागलों की भांति भागता था, लेकिन जोसेफिन ने उससे बेरहमी से पल्ला झाड़ लिया था और पेरिस में मस्त थी, जबकि काउंटेस एक बूढ़े व्यक्ति के साथ ब्याही गई थी। वह सुंदर थी, जवान थी, चाहती तो अपने सौंदर्य के बल पर यूरोप की सम्राज्ञी होती, किंतु उसकी नज़र में पद, प्रतिष्ठा और धन का कोई महत्व नहीं था। उसके लिए महत्व था तो सिर्फ अपने बूढ़े पति का, जिसके साथ उसके बूढ़े माँ बाप ने गरीबी के कारण ब्याह दिया था। उस उम्र में काउंटेस की सबसे छोटी पोती काउंटेस से 10 वर्ष बड़ी थी। नेपोलियन ने प्रभावित स्वर में कहा, तुम एक नेक और अच्छी स्त्री हो, अतः मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। इतना कहकर नेपोलियन ने उसकी सहेलियों पर नजर डाली। काउंटेस की एक सहेली बहुत सुंदर थी। काउंटेस जितनी तो नहीं मगर फिर भी खूबसूरत थी। नेपोलियन ने अपने लिए उसे पसंद कर लिया। उसने अगले दिन उस युवती को पत्र लिखा, प्रिय, मैं तुम्हें रात्रि भोज पर मिलूंगा, कृपया मेरे द्वारा भेजा गया गुलदस्ता स्वीकार कर लेना। यह भीड़ के बीच हमारी भावनाओं का गुप्त संदेश वाहक होगा। इस प्रकार हम एक दूसरे को समझ सकेंगे। मैं तन मन से तुम्हारा हूँ। इन फूलों को सीने से लगा लेना और मेरा प्रेम स्वीकार करना, नेपोलियन। वह युवती नेपोलियन से रोज मिलने आती थी। नेपोलियन उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। उसकी माँ के बाद अपने लिए उससे कुछ न मांगने वाली वह दूसरी महिला थी।
जिसने उससे कभी कुछ नहीं मांगा था। नेपोलियन ने कभी ऐसी स्त्री नहीं देखी थी जिसे उसके सुसज्जित महल, मुकुट, धन इत्यादि की कोई इच्छा न थी। वह उससे कुछ भी नहीं चाहती थी, जबकि उसे खुश रखने का हर संभव प्रयास करती थी। नेपोलियन ने काउंटेस को भी अपने प्रभाव में ले लिया था। ऐसा वह काउंटेस के विधवा हो पाने के बाद ही कर सका। दोनों में घनिष्ठ संबंध बन गए। पेरिस लौटने के बाद भी नेपोलियन काउंटेस से पूर्ववत मिलता रहा। उसने उसे वहीं बुला लिया था। दोनों गुप्त रूप से मिलते थे। एक दिन नेपोलियन को पता चला कि काउंटेस के गर्भ में उसकी संतान पल रही है, तो वह विचलित हो उठा। यह खबर उसके बर्लिन प्रवास के दौरान मिली थी। बच्चे की खबर सुनकर नेपोलियन के विचलित होने का कारण वह बच्चा नहीं बल्कि उसकी माँ की मूर्खता थी, क्योंकि काउंटेस विवाहिता थी। इस कारण नेपोलियन उसे कानूनी अधिकार नहीं दे सकता था। नेपोलियन ने उसके रहने के लिए एक घर खरीद कर दिया और उसकी मासिक आय की भी व्यवस्था कर दी। फिर भी पश्चिम का यह सम्राट आगे बढ़कर यह नहीं कह सकता था कि यह मेरा पुत्र है। नेपोलियन ने उसका नाम लायन रखा। उसे पुत्र प्राप्ति की बहुत लालसा थी ताकि उसका भी कोई उत्तराधिकारी बन सके, किंतु वह उस पुत्र की उत्पत्ति कानूनी वैधता से चाहता था, अपनी पत्नी से चाहता था। एक अवसर पर उसने कहा, संतानहीन होकर मरना कितना दुखदायी होता है। नेपोलियन के मन में दूसरा विवाह करने की इच्छा बलवती होने लगी, परंतु उससे पहले जोसेफिन को तलाक देना जरूरी था। इसमें भी एक समस्या थी। नेपोलियन जोसेफिन से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। वह उसे अब भी बहुत चाहता था। इस संबंध में उसने टेलीरेंट से कहा था, यदि मैं उसे तलाक दे दूं तो मेरे घर की रौनक चली जाएगी। किसी युवा नारी के तौर तरीकों व चाहत को समझने के लिए मुझे एक तरह से पुनः विद्यालय में प्रवेश करना होगा। वह कई वर्षों से मेरे साथ रह रही है। ऐसी स्थिति में तलाक देना कृतज्ञता न होगी। इसी तरह एक बार उसने टेलीरेंट से कहा था, मैं फ्रांस में शांति बनाए रखना चाहता हूँ, मगर मेरा भाग्य मेरे इस उद्देश्य में बार बार उत्पन्न कर देता है। एक दुख मुझे इस बात का है कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मेरे भाई जोसेफ की भी सभी संतानें लड़कियां हैं। मेरे लिए राजवंश की स्थापना करना जरूरी है। अलेक्जेंडर की बहनों में कई मेरी उम्र की है। रोमनजोफ से बात करो। स्पेन का मामला हल होने पर मैं तुर्की के विभाजन की बात करूंगा। मुझे मालूम है कि तुमने काफ़ी समय पहले मुझे तलाक का परामर्श दिया था। तुम तलाक के पक्ष में हो, किंतु संधि पत्र पर हस्ताक्षर न होने के कारण नेपोलियन का यह सपना पूरा न हो सका। ब्रिटेन के भड़काने पर जब ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर आक्रमण करने की घोषणा की और भयंकर रक्तपात के बावजूद मुंह की खाई, उस युद्ध के बाद नेपोलियन ने पेरिस लौटकर एक गुप्त सभा की और अपने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया। उसकी माँ, बहन व भाइयों के अलावा वहाँ जोसेफिन भी मौजूद थी। अपनी भावुकता पर असफल नियंत्रण पाते हुए नेपोलियन ने कहा, रानी से वारिस पाने की सभी आशाएं अब समाप्त हो चुकी हैं, अतः अब हम में संबंध विच्छेद हो जाना चाहिए। ईश्वर साक्षी है कि मेरे लिए यह सब सहन करना कितना कठिन है, लेकिन फ्रांस को उत्तराधिकारी देने की खातिर यह त्याग बड़ा नहीं है। जोसेफिन से मेरे 15 वर्षों तक संबंध रहे हैं। मैंने उसे सम्राज्ञी का मुकुट अपने हाथों से पहनाया था। मैंने निश्चय कर लिया है कि रानी जोसेफिन का पद व गौरव सुरक्षित रखा जाएगा तथा तलाक के बाद भी वह जीवन साथी के रूप में मुझसे जुड़ी रहेंगी। इसके बाद तलाकनामे पर नेपोलियन और जोसेफिन ने हस्ताक्षर किए। अगले दिन उसने नेपोलियन के राजमहल को त्याग दिया और माल मेसन में चली गई। नेपोलियन ने जोसेफिन को 30 लाख फ्रैंक वार्षिक धनराशि देने का वचन दिया था तथा 4 लाख फ्रैंक की कीमत का मानिक का एक सेट दिया था। कुछ दिनों बाद नेपोलियन चांसलर द्वारा दी गई पार्टी में वहां आए राजकुमारों में राजकुमारी मैटरनिक भी थी। उसके पति पेरिस के दरबार में भूतपूर्व दूत थे। नेपोलियन ने राजकुमारी मैटरनिक से पूछा, क्या शाही घराने की कोई राजकुमारी मेरे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी?
माफ़ कीजिएगा श्रीमान, मुझे नहीं मालूम, राजकुमारी ने शालीनता भरे स्वर में कहा। यदि मैं तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखता तो क्या तुम विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती? राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं निश्चित रूप से इनकार कर देती। तुम तो बहुत निर्दयी हो, नेपोलियन ने कहा और फिर पूछा, क्या तुम इस संबंध में अपने पति के विचार जानने के लिए उसे पत्र लिखोगी? मेरे विचार से आपका इस संबंध में राजकुमार स्वर्जनवर्ग से बात करना उचित होगा। वह इस समय दूत के पद पर आसीन है। इस तरह तलाक के बाद बिना सोच विचार किए नेपोलियन ने प्रणय निवेदन करना आरंभ कर दिया। अत्यंत दुर्लभ अवसरों पर युद्ध के बारे में सभा बुलाने वाला नेपोलियन विवाह व तलाक के लिए सभा बुलाने लगा था। नेपोलियन अपना एक वारिस पाने की अभिलाषा में सोचता है, क्या मेरे लिए निजी अनुभवों से निर्णय लेना संभव होगा? मुझे किसी प्रतिष्ठित वंश की कन्या को अपनी पत्नी बनाना पड़ेगा या फ्रांस के योद्धाओं की पुत्रियों में से अथवा फ्रांस की सर्वाधिक योग्य महिलाओं में से किसी एक को चुनना होगा। किंतु मैं जानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक लाभ उठाते हुए भी अपने देश के रीति रिवाजों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अनेक राजाओं ने मुझे विवाह प्रस्ताव भेजे हैं, मुझे तो सभी ठीक लग रहे हैं। इनमें से 3 परिवार विचारणीय हैं, ऑस्ट्रिया, रूस तथा सैक्सोनी। मैं इस संबंध में अपने परिवार के लोगों से राय लूंगा। तभी शक्तिशाली तानाशाह नेपोलियन को अपनी प्रेमिका काउंटेस वॉल्वस्का का ख्याल आया। वह पुनः सोचने लगा, मैं अपनी प्रेमिका काउंटेस वॉल्वस्का से विवाह क्यों नहीं कर सकता? नेपोलियन फ्रांस का शासक होने के कारण विवश था। इसी कारण उसे अपनी मनपसंद स्त्री से विवाह करने की इच्छा को दबाना पड़ा। उसे क्या मालूम था कि अपने उत्तराधिकारी के लिए उसे इस प्रकार भटकना पड़ेगा या उसे उन रीति रिवाजों को मानना पड़ेगा जिन्हें कभी उसने नास्तिक की भांति नकार दिया था। ऑस्ट्रिया के राजा फ्रांसिस ने जब नेपोलियन ने विवाह प्रस्ताव भेजा तो उसने अपनी 18 वर्षीय बेटी के लिए यह प्रस्ताव तुरंत मंजूर कर लिया। किसी सुल्तान के गौरव के अनुरूप नेपोलियन ने अपने मित्र वर्दियर के हाथ अपनी होने वाली पत्नी मैरी लुई को प्रेम के प्रतीक के रूप में अपना हीरों से जरा चित्र तथा 15 लाख के आभूषण भेजे। हॉफबर्ग में आयोजित विवाह के अवसर पर नेपोलियन का प्रतिनिधित्व दुल्हन के चाचा आर्गड्यूक चार्ल्स ने किया था, जिसे नेपोलियन ने युद्ध में 12 बार पराजित किया था। नेपोलियन ने मैरी लुई के लिए 5 लाख की पोशाक मंगवाई तथा साथ ही उसके लिए एक शानदार कीमती कोट बनवाया और मोची ने उसके लिए बेहतरीन जूते बनवाए। जब विवाह के समय नेपोलियन मैरी के निकट बैठा तो उनकी उम्र का अंतर साफ दिखाई दे रहा था। मैरी 18 वर्षीय नवयौवना थी, जबकि नेपोलियन 40 वर्ष का हो चुका था। मैरी लुई स्वभाव से विनम्र तथा सेवाभाव वाली युवती थी। वह नेपोलियन की माँ लेटिजिया के साथ रहती थी और उसका बहुत आदर करती थी। उसके अंदर पारिवारिकता थी। नेपोलियन के परिवार के अन्य सदस्य भी मैरी के स्वभाव से खुश व तथा संतुष्ट थे। नेपोलियन अपने घनिष्ठ मित्रों से कहता था, तुम सबको जर्मनी कन्याओं से विवाह करना चाहिए। जर्मनी कन्याएं सभ्य, अच्छे स्वभाव वाले, सतीत्व संपन्न तथा गुलाब जैसी मोहक होती हैं। नेपोलियन मैरी लुई से बहुत खुश था क्योंकि उसकी पत्नी मिलनसार थी। वह उसके परिवार में घुल मिल गई थी। शांत घरेलू वातावरण का उसके लिए नया अनुभव था। वह सुंदर स्त्री थी। नेपोलियन उसके सौंदर्य का प्रशंसक था और उसे चाहता भी था। मैरी से पहले भी और भी स्त्रियां उसके जीवन में आई। वॉल्वस्का के बाद नेपोलियन की घनिष्ठता फ्राहित नामक स्त्री से हो गई थी। फ्राहित सहज ही नेपोलियन के जाल में फंस गई थी। युद्ध के दौरान स्थान बदलते ही नेपोलियन स्त्रियां जो उसकी प्रेमिका होती थी बदल देता था। ऐसे ही उसके जीवन में एक और स्त्री आई। वह विवाहित थी और उसका पति फ्रांस की सेना में लेफ्टिनेंट था। वह भी बहुत सुंदर थी। नेपोलियन उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था।
उसने उससे निवेदन किया था, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम्हारी सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया है। तुम सुंदर तो हो ही, साथ ही बहुत समझदार भी हो। यदि तुम में माँ बनने के गुण हुए और तुम मेरे पुत्र की माँ बन गई तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा और तुमसे उत्पन्न अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूँगा, ताकि मेरे बाद वह फ्रांस का शासक बने। अपनी प्रेमिका से प्रेम प्रदर्शन करते हुए नेपोलियन ने उससे जो अनुरोध किया, वास्तव में वह अटपटा होते हुए भी बेहद हास्यप्रद प्रतीत होता है। पत्र पढ़कर उस स्त्री को बड़ी विचित्र अनुभूति हुई। शायद ही किसी पुरुष ने उससे इस प्रकार का प्रेम प्रदर्शन किया हो। उसने अप्रिय भाव से नेपोलियन को उत्तर दिया, मैं एक विवाहित स्त्री हूँ और मुझ में माँ बनने के गुण भी हैं। मैं एक बच्चे की माँ हूँ, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि किसी निसंतान के लिए मैं एक अदद पुत्र को जन्म दूं। यदि तुम ऐसा चाहते हो तो पहले विवाह करो। बिना विवाह किए मैं तुम्हारी अवैध संतान को कैसे जन्म दे सकती हूँ। ऐसी ही न जाने कितनी औरतों के समक्ष नेपोलियन ने अपना उत्तराधिकारी प्राप्त करने की अभिलाषा में प्रणय निवेदन किया। आखिर 40 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसकी यह उत्कृष्ट अभिलाषा उसकी दूसरी पत्नी मैरी लुई ने पूरी की। उसने फ्रांस को तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के पुत्र को जन्म दिया। नेपोलियन के जीवन में यह शुभ अवसर 20 मार्च 1811 को आया था। अपना उत्तराधिकारी प्राप्त कर नेपोलियन आश्चर्यजनक उत्साह से अभिभूत हो उठा। इस उपलक्ष्य में नेपोलियन ने भारी उत्सव मनाया। नेपोलियन मैरी के स्वभाव से पहले ही बहुत प्रसन्न था, किंतु पुत्र प्राप्ति के बाद उसकी नजरों में मैरी की हैसियत बहुत बढ़ गई थी। किंतु क्या नेपोलियन के प्रति पूरी तरह वफादार व ईमानदार इस सेवाभावी युवती के मन में भी प्रेम व उत्साह था? नहीं, उसका मन नेपोलियन से खिन्न था। आए दिन ऑस्ट्रिया के साथ चलते फ्रांस के युद्धों ने उसके मन में गहरा विषाद भर दिया था। खैर, जो भी था, नेपोलियन की खुशी देखते ही बनती थी। पुत्र धन को प्राप्त कर उसने अपनी खुशी का इजहार करने के उद्देश्य से पूरे फ्रांस में जश्न मनाया था। जगह जगह समारोह किए थे, जनता में मिठाई व तोहफे बांटे थे। अपने मित्रों व सहयोगियों को उसने दिल खोलकर धन दौलत दी थी। अपना उत्तराधिकारी पा लेने के बाद उसका एक ही सपना शेष बचता था कि संपूर्ण यूरोप पर एकीकृत राज्य। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।